हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लेक्चर की सीरीज में हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने 11 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फेयोल्स के प्रिंसिपल्स, हेनरी फेयोल। उन 11 प्रिंसिपल्स के बाद अब बारी आती है हमारे 12वें प्रिंसिपल की, जिसका नाम है डिसिप्लिन। आइए देखते हैं ये प्रिंसिपल क्या कहता है और हेनरी फेयोल इसमें क्या सजेस्ट करते हैं। According to this principle, the organizational rules and employment agreement should be obeyed by both the superiors and subordinates, which are necessary for the successful working of the organization. ध्यान से देखो, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डिसिप्लिन, क्या बताएंगे आप मेरे को। सबसे पहले तो स्कूल की याद आ जाती है। डिसिप्लिन के नाम पर तो स्कूल सबसे पहले हमें याद आ जाता है कि स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो होता है ना। टाइम पर जाना, टाइम पर आना, प्रॉपर स्कूल ड्रेस में रहना, ये सब डिसिप्लिन होता है। एक्चुअल में डिसिप्लिन का मतलब क्या है मैं बताऊं आपको। डिसिप्लिन का मतलब होता है वो कमिटमेंट्स जो आप स्कूल से करते हो उसको फॉलो करना, उसको पूरा करना। देखो, डिसिप्लिन का रिलेशनशिप जो है वो कमिटमेंट से है। आप जब स्कूल ज्वाइन करते हो तो आप स्कूल से कमिटमेंट करते हो कि आप टाइम पर आओगे। आप बोलोगे सर हमने तो कभी की नहीं कमिटमेंट। बेटा, जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स कमिटमेंट करके आते हैं कि हम अपने बच्चों को बिल्कुल प्रॉपर स्कूल टाइम पर स्कूल में भेजेंगे, प्रॉपर स्कूल ड्रेस होगी, है ना। तो ये कमिटमेंट आपके बिहाफ पर की जाती है और आपको लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट को पूरा करना सिखाया जाता है। हेनरी फेयोल ने भी यहां पर वही बात को दोहराया और उसी बात पर फोकस किया। कमिटमेंट का मतलब यहां पर जो लिया जा रहा है वो उसी बात से लिया जा रहा है जो मैंने अभी आपके स्कूल के एग्जाम्पल से लिया। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कोई भी कमिटमेंट करता है अपने स्टाफ से या स्टाफ कोई कमिटमेंट करता है मैनेजमेंट से, तो वो उन्हें पूरी करनी चाहिए। देखो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट शुड बी ओबेड बाय बोथ द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स विच आर नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बार क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा था, कंपनी को लग रहा था वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए अपने स्टाफ को बुलाया। स्टाफ को बुला के उनको कहा कि भैया बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बताओ कैसे पूरा करें। स्टाफ ने कहा कि हम ओवर टाइम करेंगे, मेहनत करेंगे, बहुत जबरदस्त मेहनत करेंगे और टारगेट को पूरा करेंगे। मैनेजमेंट ने कहा कि हम आपको ओवर टाइम भी पे करेंगे और अगर ये हमारा एग्रीमेंट पूरा हो जाता है तो हम आपको बोनस भी पे करेंगे। अब वर्कर्स ने बहुत डेडिकेट होकर के काम को किया, दिन रात कंपनी में रहे, ओवर टाइम किया और उस टारगेट को अचीव कर लिया। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अब कंपनी ने क्या किया, उनको ओवर टाइम तो पे कर दिया लेकिन बोनस पे नहीं किया। बोनस की जब बात आई तो स्टाफ जो मैनेजमेंट था वो बोलता है कि भैया बोनस किस बात का दें आपको, हम आप हमारे एम्प्लॉई हो, पहली बात। दूसरा, हम आपको ओवर टाइम भी पे कर रहे हैं, तो फिर बोनस किस बात का पे करें आपको। अब यहां पर देखो कि जो डिसिप्लिन प्रिंसिपल है वो वायलेट हो रहा है। यानी कि यहां पर मैनेजमेंट जो कमिटमेंट किया था स्टाफ के साथ में उसको पूरा करना चाहिए था और अगर वो पूरा नहीं करना चाहता था तो उसको कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए थी। स्टाफ ने जो कमिटमेंट की थी कंपनी के साथ उन्होंने उसको पूरा किया, डेडिकेट होकर के दिन रात मेहनत करके उस टारगेट को अचीव किया। यानी कि सबऑर्डिनेट्स जो थे, जो स्टाफ थे, उन्होंने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। इसलिए इस प्रिंसिपल में हेनरी फेयोल ने बार बार फोकस किया कि इट शुड बी ओबेड बाय
ध्यान से देखो, थर्ड लाइन क्या कहती है? एग्रीमेंट शुड बी ओबेड बाय बोथ द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। यानी केवल एक को कमिटमेंट पूरा नहीं करने के लिए कहा, बल्कि दोनों को कहा, चाहे वो सुपीरियर्स हैं चाहे वो सबऑर्डिनेट्स हैं, दोनों को ही जो वो कमिटमेंट अपनी करते हैं उसको पूरा करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग आसानी से की जा सके। इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं भैया, फायदे क्या हैं इसके? पहला, अ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज ए बेटर रेपुटेशन अमंग द पीपल। देखो, कोई भी पर्सन क्यों ना हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, अगर वो डिसिप्लिन्ड है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है और वो अपने कमिटमेंट्स को पूरा करती है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू लोगों की नज़रों में ज़्यादा होती है, उनकी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी होती है। अ डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए बेटर रेपुटेशन अमंग द पीपल। दूसरी बात, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। देखो, एफिशिएंसी क्यों नहीं बढ़ती? जब वो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। जब एम्प्लॉइज भी डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा, अपनी कमिटमेंट को पूरा करेगा, टाइम से सारे काम करेगा, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा, तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉय है उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तीसरा पॉजिटिव फैक्टर्स आता है बेटर लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। यहां पर मैनेजमेंट के और लेबर के रिलेशंस काफी अच्छे हो जाते हैं। क्यों अच्छे हो जाते हैं भाई? सोचो भाई, क्यों अच्छे हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भैया जब कमिटमेंट पूरी हो रही है तो रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। जहां कमिटमेंट्स पूरी नहीं होंगी वहां डाइसी सिचुएशन आ जाएगी, तो भैया कैसे किसी पे विश्वास किया जाएगा? आप सोचो कि कोई भी पर्सन आपको जब भी बोलता है ना कि मैं कल परसों मिलूंगा या एक दो दिन में हम काम कर लेंगे, तो समझ जाना वो कभी भी टाइम से काम पूरा नहीं करके देगा। जब कोई आपको बोलता है ना 4 साढ़े 4 बजे आ रहा हूं मैं, तो समझ जाना कि वो कभी टाइम से नहीं आएगा। बताऊं क्यों? सिंपल, जब उस पर्सन को खुद को नहीं पता कि वो कल आएगा या परसों आएगा, तो टाइम से कैसे आएगा? अगर कोई पर्सन आपको बोलता है कि मैं 4 साढ़े 4 बजे आऊंगा, उसको खुद को नहीं पता कि उसका फिक्स टाइम क्या है, तो वो टाइम पर कैसे पहुंचेगा? तो कमिटमेंट पूरी नहीं होगी। और ऐसे में हमेशा डाइसी सिचुएशन रहती है। जब कोई अपने कमिटमेंट से मुकर जाता है, बार बार हट जाता है, तो आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते और उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो पाते। सेम मैनेजमेंट और लेबर के साथ होता है। अब नेगेटिव फैक्टर्स देखो, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा? एन एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट एंड सस्पिशन इमर्जेस। यानी हमेशा डाउट का और सस्पिशंस का, शक का वातावरण बना रहेगा। हमेशा ये डाउट रहेगा कि पता नहीं कि टारगेट पूरा करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं इन्होंने जो बात बोली है वो पूरी होगी कि नहीं होगी। तो जब भी कमिटमेंट पूरी नहीं होती, हमेशा डाउट रहता है, सस्पिशन रहता है, और उस सिचुएशन के अंदर में डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। एक दूसरे पे कमिटमेंट करना, विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा नेगेटिव फैक्टर्स है इसका, हाइट ऑफ डिसऑर्डर। देखो क्या होता है, आपका एम्प्लॉई अगर एक दिन लेट आए, मान लो 9 बजे का टाइम है और वो 9:05 पे या 9:10 पर आता है और आप उसे कुछ नहीं कहते, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी आदत बन जाएगी 9:10 पर आने की, और धीरे धीरे वो 9:15 9:20 पर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आप उसको फिर भी कुछ नहीं कहते, डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो रहा, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा, तो वो 9:20 की जगह 9:30 बजे आना शुरू हो जाएगा। 5 मिनट और 5 मिनट और करते करते एक दिन ऐसा आएगा वो 10 बजे आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान से देखो कि आपके स्कूल के अंदर रूल्स रेगुलेशन इसलिए स्ट्रिक्टली फॉलो होता है क्योंकि एक बार जब आप डिसिप्लिन से हटते हो तो डिसऑर्डर जो है उसकी हाइट बढ़ती चली जाती है, वो रुकती नहीं है। इसलिए स्टे डिसिप्लिन, स्टे कमिटेड। एक बार डिसिप्लिन से हटे तो आपका डिसऑर्डर उस लाइन में बढ़ता जाएगा, आपकी कमिटमेंट्स कम होती चली जाएंगी, आप उसे टाइम से पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए मेक इट
अ पॉइंट कि लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन में और आपके स्कूल लाइफ में सब जगह पर डिसिप्लिन इसलिए बहुत मायने रखता है। पिक्चर को देख के कोई ना कोई आपको टीचर याद आ रहा होगा अपने स्कूल का, है ना, जो ऐसे ही छड़ी लेके खड़े होते हैं और डिसिप्लिन के मामले में, ओ गॉड, ऐसे लगता है कि बस सारा डिसिप्लिन का ठेका इन्हीं को दे रखा है ना, लगता है ना ऐसा। मेरे स्कूल में भी ऐसे थे एक, बाय गुडनेस, उनको तो याद करके भी हालत खराब होती है। आई नो आपके स्कूल में भी यही होता होगा, कोई ना कोई ऐसे टीचर, कोई ना कोई ऐसे पर्सन जरूर मिल जाते हैं जिनका डिसिप्लिन से बड़ा लंबा नाता होता है और उसको छोड़ नहीं सकते। खैर, यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब समझ आ गया, यानी कि कमिटमेंट्स को पूरा करना, चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो। अगर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में कुछ लिखा गया है या ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स में कुछ कहा गया है तो उसको दोनों ही फॉलो करेंगे, चाहे वो सुपीरियर है चाहे वो सबऑर्डिनेट्स है। वेरी गुड। अब मैं उम्मीद करता हूं आप डिसिप्लिन को फॉलो कर लेना, भी कर लेना। चलो आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पर। हम नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। बड़ा आसान है यार, ये तो सिंपल, काम को डिवाइड करना, और क्या करना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एज फॉर एज पॉसिबल, देखो फिर ये वर्ड आ जाता है यार, ऐसे ही हमने एक वर्ड पहले भी पढ़ा था कहीं पे हमने, चलो ध्यान करना, दोबारा से लेक्चर देखना, समझ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एज फॉर एज पॉसिबल द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच इंडिविजुअल शुड बी असाइंड only one part of work according to his ability and taste repeatedly so that the benefits of specialization may be achieved. Division of work. According to this principle, as far as possible, the whole work should be divided into small parts. ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको जितना भी हो सके काम को डिवाइड कर दो। तो बहुत पुराना रूल है, डिवाइड एंड रूल, है ना। अंग्रेजों ने भी ऐसे ही किया था, डिवाइड किया और रूल किया, और हेनरी फ्योल भी यही बता रहे हैं कि भैया काम को डिवाइड करो और रूल करो। देखो प्रिंसिपल कितना कामगार है, कितना अच्छा है प्रिंसिपल ये। जब बच्चा अक्सर ही सोचता है कि यार मेरे बहुत सारा काम करना है, आज मुझे चैप्टर खत्म करना है, अक्सर आप भी ऐसे ही करते होगे कि आज आपने एक बुक उठाई कि आज मुझे पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, लग गए, जुट गए उसको करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद में लगता है अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो हो ही नहीं रहा। फिर धीरे 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 मोटिवेशन का जो पंप भरा था वो धीरे धीरे नीचे आता जाता है, और थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद आप उस किताब को बंद कर देते हो, ये उम्मीद करके यार ये तो होगा ही नहीं। देखो एक आसान तरीका बताता हूं मैं आपको, बेस्ट तरीका क्या है, काम को डिवाइड कर लो। एक कहावत भी है, हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट, वन बाइट एट ए टाइम। हाथी जितना बड़ा अगर आपका काम भी है तो वो भी कंप्लीट हो सकता है, बशर्ते आप उसको वन बाइट एट ए टाइम करते रहो, थोड़ा 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 थोड़ा। देखो ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। जब हम थोड़ा करने की सोचते हैं ना तो हिम्मत बढ़ जाती है, बस इतना ही करना है, अरे यार ये तो करके साइड करो, इतना तो हो ही जाएगा। जब हम बहुत सारे काम के बारे में सोचते हैं ना तो वो पूरा नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा करना होता है। एक समझदार व्यक्ति ने मुझे कहा कि सेविंग जो है कभी भी बड़ी नहीं होती है, हमेशा छोटी 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 सेविंग करते रहो, वो बाद में अपने आप बड़ी हो जाएगी। अगर आप बड़ी सेविंग करने की सोचोगे तो कभी नहीं हो पाएगी वो, इसलिए छोटी छोटी सेविंग करो। अब यही सेविंग टाइम की भी हो सकती है और यही सेविंग मनी की भी हो सकती है ना। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि हम तब पढ़ेंगे जब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होगा, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। हमारे पास 3 घंटे 5 घंटे का टाइम है, अब हम पढ़ेंगे, तो फिर छोटा छोटा टाइम होता है ना हमारा 15-15 मिनट का, 20-20 मिनट का, वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो क्या करें फिर हम, बेटा काम को डिवाइड करो और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। बजाय पूरा चैप्टर करने के ना एक टॉपिक उठा लो,
उससे भी आसान उस टॉपिक के 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो कि मुझे ये टॉपिक करना है और ये सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। डिवाइड कर लो काम को। फिर जब आप उस काम को करोगे तो देखो कितना इजी हो जाएगा। यही बात हेनरी फेयोल ने कही कि जितना भी हो सके पूरे काम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, टुकड़ों में बांट दो, और हर इंडिविजुअल को, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं तो उनको वो काम असाइन कर दो, सौंप दो। लेकिन ये जो काम जो आप सौंपोगे ना, इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है, वन पार्ट ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टेस्ट। रिपीटेडली, यानी इस लाइन में हेनरी फेयोल ने फोकस किया और हमें समझाया कि आप जब भी काम किसी को असाइन करते हो तो आप ये ध्यान रखो कि आप उसे काम उसके टेस्ट के हिसाब से और उसकी एबिलिटी के हिसाब से दो। जब वो रिपीटेडली यानी बार बार वो उसी काम को करेगा तो आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर आप रोज अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो एक दिन आप फटाफट आंसर निकाल लोगे। स्पेशलाइजेशन आ गया ना। तो जब एक आदमी एक ही काम को बार बार करता है तो स्पेशलाइजेशन तो आएगा ही आएगा। तो बेटा यहां पर भी डिवीजन ऑफ वर्क में कहा, एज फॉर एज पॉसिबल द होल वर्क should be divided into small parts and each individual should be assigned only one part of work according to his ability and taste repeatedly so that the benefits of specialization may be achieved। और गिना पल्ले बात आ गया ना समझ। देखो छोटी सी बात लेकिन बहुत फायदा है, आप अपनी लाइफ में यूज करके देखो इसको। काम को डिवाइड कर दो छोटे छोटे टुकड़ों में कि मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अपने स्लॉट को भी छोटा कर दो बेटा। 2-2 घंटे पढ़ने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा पढ़ो। बोलोगे सर आपका लेक्चर ही 1.5 घंटे का है, आप तो छोटे छोटे की बात कर रहे हो। अरे तो भैया मेरा मुंह तो आपके हाथ में है, कभी भी पॉज मारोगे बंद हो जाएगा। बिट बाय बिट पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा, राइट? ओके। हे। पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है इसके बेटा? एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन आर ऑब्टेन्ड। जब काम को डिवाइड कर देते हैं और एक पर्सन एक ही काम को बार बार करता है तो उसमें स्पेशलाइजेशन के फायदे तो मिलते ही मिलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन आर ऑब्टेन्ड। आपने कभी बैंक में गए हो आप, ठीक है, पैसे जमा कराने नहीं गए, पापा के साथ मम्मी के साथ तो गए होंगे, फ्रेंड्स के साथ तो गए होंगे कभी। चलो कभी मौका लगे तो बैंक जाना और वहां पर जो कैशियर होता है ना, जो कैश गिनता है, आप कभी उसको नोटिस करना। भैया वो आपकी तरफ देख रहे होंगे और नीचे कैश गिन रहे होंगे, बिल्कुल एक्यूरेट कैश गिन लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि नीचे वो उनके हाथ चल रहे हैं, फिंगर्स चल रही हैं, देख आपकी तरफ है। वो कई बार क्या होता है बात करते करते पूरे नोट गिन लेते हैं और एक भी नोट इधर उधर नहीं होता। कारण स्पेशलाइजेशन भाई, उनका रोज का एक ही काम है नोट गिनना, तो स्पेशलाइजेशन अपने आप आ जाता है। और क्या? दूसरा, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड स्पीड ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। क्वालिटी ऑफ वर्क, देखो बैंक के जो कर्मचारी होते हैं जो नोट गिनते हैं उनमें एक क्वालिटी और होती है, वो गिनते गिनते ही नोट में अगर कोई ऐसा नोट आ जाए जो फटा हुआ है या फेक है, 1 मिनट में फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने एक बार बैंकर से पूछा, भैया क्या करते हो यार, आप तो इतनी फास्ट गिनते और गिनते गिनते नोट बाहर निकाल देते हो कि फेक है, आपको कैसे पता चलता है? तो उसका जवाब पता है क्या था? कहता है सर सुबह से लेकर शाम तक काम ही क्या होता है, ये तो गिनना होता है हमें, नोट गिनना और नोट देखना। तो सर नोट देखते ही पता चल जाता है कि असली है या नकली है, फटा हुआ है या नहीं फटा हुआ, क्योंकि हम एक ही तो काम कर रहे हैं। दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ वर्क एंड स्पीड ऑफ प्रोडक्शन। स्पीड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है उनकी स्पीड जो होती है बड़ी फास्ट होती है। जो बैंक में कैश गिनता है और अगर आप कैश गिनते हो तो उनकी स्पीड आपसे बहुत फास्ट होगी। ऑब्वियस ही बात है, रोज इतनी प्रैक्टिस करते हैं भाई, फर्क तो पड़ेगा ना। लेकिन ये फायदा इसलिए भी है क्योंकि यहां पर काम को डिवाइड किया हुआ है। तीसरा, डिक्रीज इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। हमारे जो रिसोर्सेस हैं उसकी वेस्टेज बहुत कम होती है। क्यों कम होती है?
भैया जब हम रोज एक ही काम कर रहे हैं तो वो छोटी छोटी कमियां जिनसे हमारे रिसोर्सेस वेस्ट हो सकते हैं वो हमें पता चलने शुरू हो जाते हैं और हमारा टाइम और हमारे एफर्ट्स और हमारे रिसोर्सेस बहुत कम वेस्ट होते हैं। फिर से वही रीजन भाई कि काम को डिवाइड किया हुआ है और आप एक ही काम को बार बार कर रहे हो। बच्चे अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये 2 किताबें 3 किताबें पढ़ लें? तो मैं उन्हें एक ही बात समझाता हूं कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग 3 बुक्स 1 टाइम इट इज ऑलवेज बेटर टू रीड 1 बुक 3 टाइम्स। हाँ, रिवाइंड मत करो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। इंस्टेड ऑफ रीडिंग 3 बुक्स 1 टाइम इट इज ऑलवेज बेटर टू रीड 1 बुक 3 टाइम्स। भैया 3 किताबों को अलग अलग पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 3 बार पढ़ लो, फिर देखो क्या मजा आता है। आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी वेस्टेज कम होगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, सारे फायदे हैं। इसीलिए जब हम काम को डिवाइड करते हैं तो एक आदमी जब एक ही काम को बार बार करता है, यानी वो 3 की जगह 30 बार भी काम करता है, तो वो बिल्कुल सही काम करता है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? पहला, वर्क एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स रिड्यूस। जो वर्कर है उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी उसकी एफिशिएंसी? क्योंकि बेटा बहुत सीधी सी बात है, अगर एक आदमी को एक दिन एक काम दिया, दूसरे दिन दूसरा दे दिया, तीसरे दिन तीसरा काम दे दिया, तो वो किसी में भी एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। एक काम को सीखना उसने शुरू किया, ठीक है, आपने 15-20 दिन उसको काम दिया, अब वो काम कर रहा है, जब वो सीखने पर आया, एक्सपर्ट होने पर आया, आपने उसको दूसरा काम सौंप दिया। या हम ये मान ले कि हम काम को डिवाइड नहीं करते और एक आदमी को सारे काम इकट्ठे दे देते हैं, तो क्या सभी चीजों में एक्सपर्ट हो पाएगा? नहीं। जब वो सारी चीजों में एक्सपर्ट नहीं होगा तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी से एक्सपर्ट की जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। मानते हो ना इस बात को? दे आर नॉट एक्सपोज टू मल्टी प्रोसेसेस, मतलब क्या होगा सोचो जरा। दे आर नॉट एक्सपोज टू मल्टी प्रोसेसेस। मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कैशियर का। कैश गिनने में तो वो एक्सपर्ट हो गया, लेकिन अगर मैं उसको बोलूं कि लोन सैंक्शन करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, या पासबुक इशू करनी है, या चेक वेरीफाई करना है, तो हो सकता है उसको वो काम ना आता हो, क्योंकि आपने शुरू से तो उसको नोट गिनने में लगा रखा है भाई। जब आदमी एक ही काम को बार बार करता है तो वो मल्टी प्रोसेसेस से, यानी कि सारी चीजों में एक्सपर्ट नहीं हो पाता, उसको एक्सपोजर नहीं मिलता। दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू मल्टी प्रोसेसेस। दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू मल्टी प्रोसेसेस। इसलिए वो एक ही काम में धुरंधर हो जाते हैं और बाकी काम में फेल। भैया जब एक काम एक करता रहेगा तो दूसरे का एक्सपोजर खत्म हो जाएगा, राइट? तीसरा नेगेटिव फैक्टर्स, समटाइम्स टेस्ट ऑफ वर्कर्स नॉट कोरिलेट विद जॉब असाइंड। कई बार ऐसा होता है कि आप वर्कर को वो काम दे देते हो जो उसके टेस्ट के मुताबिक नहीं मिलता, वैसे भी फिजिबल नहीं है। क्या आप ऑर्गेनाइजेशन में सबको उनके टेस्ट के हिसाब से काम दे सकते हो? मुश्किल हो जाता है। अगर आपने किसी को ऐसा काम दे दिया जो उसके टेस्ट के मुताबिक नहीं है, या जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, या जो उसके एबिलिटी के हिसाब से मैच नहीं करता, तो उस केस के अंदर वो परफेक्शन नहीं आ पाएगा जो आप उससे चाहते हो। डिवीजन ऑफ वर्क करने से जो फायदा होता है वो फायदा एक्चुअल में नहीं हो पाएगा। समझ आ गया? समटाइम्स टेस्ट ऑफ वर्कर्स नॉट कोरिलेट विद जॉब असाइंड। इसलिए जब भी आप काम को डिवाइड करो, इसलिए हेनरी फ्योल ने ऊपर फोकस किया था that each individual should be assigned only one part of work according to his ability and taste.
कि आप उसको उसके काम की एबिलिटी और टेस्ट के हिसाब से ही काम को डिवाइड करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उसका जो टेस्ट है वो नहीं मिलेगा और वो कोरिलेट नहीं कर पाएगा अपनी एबिलिटी को अपनी जॉब के साथ में। इज दैट क्लियर? चलो बल्ले बल्ले, यहां तक क्लियर हो गया, फिर तो पहाड़ निकल गया भैया। 13 प्रिंसिपल हो गए। अब आते लास्ट प्रिंसिपल के ऊपर। दिस इज अवर 14th प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है? बहुत आसान प्रिंसिपल है। देखो पिक्चर देखो इसकी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसा कि इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स दैट देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान। यानी कि जब एक सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं, क्या होती है बेटा? जब सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं और एक ग्रुप उस सिमिलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है तो हमें उसका एक हेड बना देना चाहिए, ग्रुप हेड जिसको बोलते हैं, जो पूरे ग्रुप को डायरेक्शन दे सके। फिल्मों में आपने देखा है डायरेक्टर होता है एक, उस डायरेक्टर का काम क्या होता है? जो पूरे एक्टर हैं, कास्ट है, उसकी जो जो पूरी टीम है, कोरियोग्राफर है, सॉन्ग्स हैं, स्क्रिप्ट है, उन सब को डायरेक्ट करना। एक पोजीशन के अंदर कैमरामैन है, उसको डायरेक्ट करना। इसलिए डायरेक्टर का जो रोल होता है वो सब सारी एक्टिविटीज को एक ऑब्जेक्टिव की तरफ टारगेट करना होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स दैट देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान। एक प्लान के लिए जिसमें सिमिलर एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, उन सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का जो ग्रुप होता है उसका एक हेड होना चाहिए जो उस पूरी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करेगा। इस प्रिंसिपल को नाम दिया गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके फायदे क्या हैं? पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है इसका? हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ड्यू टू यूनिटी इन एक्टिविटीज। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, और वहां भी हमने ये बात डिस्कस की थी आपके साथ में कि अगर सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे, यानी वहां पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, है ना। और उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी सबके एक्शन को यूनाइट करने में कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है। यहां पर भी बात वही कर रहे हैं हम, हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ड्यू टू यूनिटी इन एक्टिविटीज, यानी कि सब लोगों की एक्टिविटीज को यूनाइट करने में यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हेल्प करती है। यानी कि हेड होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जितने लोग भी ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हैं उन सबको एक डायरेक्शन मिल जाती है। दूसरा पॉजिटिव फैक्टर्स है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो जब हर पर्सन जो वहां पर अपना रोल प्ले कर रहा है उन सब की एफिशिएंसी को चैनलाइज किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, तो डेफिनेटली 100% ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ही होगी। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो आप क्या कर रहे हो, हर एक इंडिविजुअल पर्सन की जो एक्टिविटी है उसको दूसरे के साथ चैनलाइज कर रहे हो। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो इसी वजह से क्योंकि आपने क्या किया, उनकी हर एक की एक्टिविटी को चैनलाइज किया। तीसरा पॉजिटिव फैक्टर्स आता है इसमें स्पेशलाइजेशन अचीव्ड ड्यू टू सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज। जब एक डायरेक्टर होता है ना, उसको पता होता है कि कौन सा पर्सन किस काम में माहिर है, तो डेफिनेटली वो उस पर्सन को वही काम देगा जिस काम में वो माहिर है। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे स्पेशलाइजेशन आता है, क्योंकि डायरेक्टर जो है या जो ग्रुप का जो हेड है, मान लो एक पर्सन है जैसे इस पिक्चर में दिखाया है, उसके ग्रुप में 8 लोग हैं, तो डेफिनेटली जो 8 के 8 लोग हैं उन सबकी एबिलिटी
उन सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होगी ना, सेम तो हो नहीं सकती है। तो उन 8 लोगों की जो कैपेबिलिटी है, उन 8 लोगों की जो कैपेबिलिटी है, उसको मालूम होगा कि कौन सा पर्सन किस लायक है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसका टेस्ट किस चीज में है, तो वो उसको उसके अनुरूप काम देगा, तो वहां पर स्पेशलाइजेशन अचीव होगा। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का तीसरा फायदा होता है स्पेशलाइजेशन अचीव्ड ड्यू टू सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज। अब आते हैं इसके नेगेटिव फैक्टर्स पर। नेगेटिव फैक्टर्स क्या है इसका? डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हो, अगर आप इस प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हो, तो डेफिनेटली एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। भाई जब हर आदमी अपनी अपनी डायरेक्शन में काम करेगा, उसको नहीं पता कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, तो डेफिनेटली कोई भी पर्सन कितनी भी मेहनत कर ले, वो एफिशिएंसी कभी रंग नहीं ला सकती है। बात समझ आई? अरे दिमाग के ढक्कन खोलो, सोचो कि अगर सब लोग अपने अपने काम को करेंगे और किसी को किसी काम से कोई मतलब नहीं होगा और उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, तो वो कितनी भी मेहनत कर ले भैया, गाइडेंस तो चाहिए ना सबको एक साथ मेहनत करने में। भैया पढ़ा था हमने, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, भूल गए? है ना, हम अकेले काम नहीं कर सकते माय डियर, इसलिए मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। और अगर दूसरों से हमें काम करवाना है और अगर हम उसको गाइड नहीं कर पाते हैं, वहां पर कोई ग्रुप हेड नहीं होगा, तो सब लोग काम तो करेंगे लेकिन वो सब एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, और जब एक डायरेक्शन में नहीं होंगे तो एफिशिएंसी डिक्रीज होगी ही होगी और स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगा। स्पेशलाइजेशन इन ऑल डिविजन्स नॉट ऑब्टेन्ड। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो स्पेशलाइजेशन नहीं आ सकता। अगर फॉलो करते तो स्पेशलाइजेशन आता है, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, है ना। तो ये था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन से याद आ जाना चाहिए, डायरेक्टर की बात करें, जैसे वो सबको डायरेक्ट करता है, वैसे ही यहाँ पर सिमिलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज का एक हेड होना चाहिए। वन हेड फॉर वन प्लान, एक प्लान के लिए एक हेड होना चाहिए। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। समझ आ गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? तो हमने आज इन लेक्चर्स में अपने 14 के 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल के अच्छी तरह से समझे। याद दिलाने की जरूरत है आप लोगों को कि पहला प्रिंसिपल कौन सा था? यूएसए, उसके बाद सिस्टर, उसके बाद सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसके बाद DDU, दिल धड़के यूं ही। तो बेटा इन 14 प्रिंसिपल्स को आपने ऐसे ही सीक्वेंस में याद करना है ताकि आपका कोई सीक्वेंस खराब ना हो और कोई प्रिंसिपल नेग्लेक्ट ना हो, बीच में से स्किप ना कर जाए। ठीक है, याद दिलाऊं, यू से क्या था? यूनिटी ऑफ कमांड, सबसे पहला प्रिंसिपल। एस से स्केलर चेन, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे ही आपने सिस्टर के, सीईओ के और DDU के प्रिंसिपल याद करने हैं। पूछ लूं ओ से क्या था बताना भाई? ऐसे बैठे हो जैसे सब याद हैं। हाँ करेक्ट, ऑर्डर। और सी से क्या था? वेरी ट्रू, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सिस्टर का आई क्या कहता है जरा ये बता दो। पड़ गए ना चक्कर में? देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सीक्वेंस में याद करो। इनिशिएटिव प्रिंसिपल, बेटा जब केस स्टडी आएगी, जब अगले लेक्चर्स में हम आपको केस स्टडी करवाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से 14 नाम आपको याद होने में कितना फायदा होगा। तो आपको ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स एक सीक्वेंस में याद होने चाहिए और आप 14 के 14 नाम को रिपीट कर सको फटाफट टिक टॉक करते करते, राइट।